नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ सी आ गई है और कुछ इलाकों में तो हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। रायगढ़ में इन्हीं हालात में करीब 3 भूस्खलन आए हैं और कुल मिलाकर 40 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। 32 शव तो एक जगह से मिले हैं। रायगढ़ मुंबई से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर रत्नागिरी में बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहीं के चिपलुन शहर का 50% इलाका पानी में डूब गया है। 70,000 लोगों की आबादी वाला ये शहर मुंबई से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। कोंकण इलाके में हजारों लोग बाढ़ के हालात में फंसे हुए हैं। जहां रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर में बाढ़ से जूझ रहे हैं लोग, तो सांगली, अमरावती में बाढ़ जैसे हालात हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हालात की समीक्षा की और शीघ्र कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। तेलंगाना राज्य में भी हालात चिंताजनक है। यहाँ के 9 जिलों में रेड अलर्ट की बात कही गई है। निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, वारंगल, सिरसिला में बाढ़ के से हालात हैं। तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए बेलगावी में बाढ़ जैसे हालात हैं। हम यहाँ कर्नाटक की बात कर रहे हैं। और अब मुंबई में आपको बता दें, मुंबई से भी खबर ये थी कि यहाँ पे घर धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हुए हैं। महाराष्ट्र में नेवी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई हैं और इस समय हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, सत्य प्रधान, जो महानिदेशक हैं एनडीआरएफ के, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आंकलन है इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, बचाव राहत कार्य कहां पहुंचा है? देखिए निधि जी, बचाव और राहत कार्य सतत जारी है। कल सुबह से ही जारी है। कई जगह पानी और लैंडस्लाइड के चलते या पेड़ कटे हुए गिरे हुए होने के चलते एनडीआरएफ की टीमों को भी पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सारी टीमें अपनी जगह पहुंच गई हैं और भी टीमें आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक्स्ट्रा 16 टीमों का रिक्विजिशन दिया है। 8 टीमें ऑलरेडी बाय एयर पहुंचने की कगार पर हैं, कुछ पहुंच भी गई हैं और 8 और टीमों को रिक्विजिशन किया गया। तो इस तरह से केवल महाराष्ट्र में ही 27 और 8 35 टीमों की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपने कहा कि इसके अलावा कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, तेलंगाना जैसे इलाकों में भी काफी बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना है और अतिवृष्टि की संभावना है। और जो चिंता का विषय है वो ये है कि मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्शन दिया है कि अगला जो 24 से 48 घंटा रहेगा उसमें भी रेड अलर्ट का नोटिस जारी किया है। तो इसलिए उसमें भी बारिश की संभावना बलती है। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम लोगों को भिड़े रहना पड़ेगा और ये कई दिनों तक, कम से कम अगले 48 से 72 घंटे तक लगातार काम करने की जरूरत होगी। लेकिन क्या चुनौतियां वहां पे सामने आ रही हैं? जो 3 जगह लैंडस्लाइड हुई है, जरा हमें बताइए कि वहां पे क्या क्या आप लोगों को परेशानियां, चुनौती है आपके सामने इस समय? देखिए, जो मेजर लैंडस्लाइड जो महाड़ में हुआ है, जिसमें कि लगभग 32 से 35 मकान पहाड़ के तले दब गए हैं। एक तरह से पहाड़ का एक हिस्सा ही गिर गया है। तो उसमें जो सतह पर जो बॉडीज थी उनको तो निकाला जा सका, लेकिन काफी बॉडीज ऐसी हैं या ऐसे लोग ट्रैप्ड हैं जो कि हो सकता है 10 से 15 फीट के मलबे के नीचे हो। तो उसमें समय लगने की पूरी संभावना है, जबकि बारिश भी हो रही है। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें काम करना पड़ रहा है जी। और जो एक्स्ट्रा टीमें हम लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो भी पहुंचने में उनको समय लग रहा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरे जो कुलीग्स हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि ये जब 1 हफ्ते पहले अलर्ट दे दिया गया था वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो टीम्स इतनी क्यों लेट डिप्लॉय की गई? और दूसरी बात, मुंबई में ज्यादा टीम्स हैं और जो दूर दराज के इलाके वहां पे नहीं, चिपलुन का भी उन्होंने जिक्र किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्विजिशन किया और जिस समय किया उसके तुरंत बाद हम लोगों ने अपनी टीमें दी हैं। और ये याद रखने की जरूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट ही कहती है कि कहां पर टीम कितनी चाहिए। रिक्विजिशन के आधार पर ही एनडीआरएफ मूव करती है, क्योंकि एनडीआरएफ इज अ फोर्स ऑफ असिस्टेंस
और डिजास्टर रिस्पांस का जो पहला दायित्व है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा हम लोग एज असिस्टेंस फोर्स ऑफ असिस्टेंस हम लोग करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों को रिक्वेशन मिला हम लोगों ने मूव किया। जो भी मैं अभी बता रहा था कि 8 टीमों की जरूरत पड़ी है एनडीआरएफ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो हम लोगों ने एयरलिफ्टिंग भी किया है और 8 टीमों का रिक्वेजिशन आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे सर ये समझना चाह रही हूँ, मैं एनडीआरएफ पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपको रिक्वेजिशन पहले दे दिया जाता तो क्या पहले पहुंच सकते थे और ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल जा सकता था? क्योंकि अब आपकी टीम्स को अंदर जाने में भी परेशानी हो रही है, तो ये रिक्वेजिशन पहले आना चाहिए था। देखिए, ये तो आकलन जैसा कि मैं कह रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को करना है, और जो जब भी रिक्वेजिशन पहले मिल जाता है तो हम लोग वहां जाते हैं। ऐसे कई इलाके हैं देश भर में जहां पर हम लोग पहले से ही पहुंचे हुए हैं, तो ये कॉल स्टेट गवर्नमेंट को लेना है और उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। बहरहाल सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में जिस तरह से आपने कहा है कि अलर्ट की स्थिति है और अभी आगे के कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, और जिस तरह से फिलहाल अभी टीम्स गई हैं, एनडीआरएफ की, हमारी नेवी भी लगी हुई है और सेना की भी टीम्स हैं जो पूरे हालात पर नजर बने हुए हैं और यहाँ पर राहत का काम में जुटी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि इन इलाकों के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। तो देश की बात में अब बात कर लेते हैं हम स्मार्ट सिटी की। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाना था, लेकिन अभी भी बनारस के कई इलाके हैं जहां सड़कों पर सीवर का बहता हुआ पानी, खुदी हुई सड़कें और गलियां उसकी हकीकत बयां करती हैं। सड़कों पर उखड़े पड़े यह पत्थर दशाश्वमेध घाट के बगल से शीतला घाट जाने वाले रास्ते के हैं। दुकानदारों की माने तो बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से इन सड़कों का यही हाल है। इन खराब सड़कों की वजह से ग्राहकों ने आना छोड़ दिया। ये तकरीबन 2 साल से मतलब इसी तरह से चल रहा है। पूरी रास्ता खोद के गड्ढी है, कहीं गड्ढा है, पूरा नाली एकदम पूरा जाम है, पानी भर जाता है। दिन समस्या इस तरह की बहुत सारी परेशानी, कोई भी आने के लिए इधर चाहता नहीं है। कोई भी यात्री हो या लोकल आदमी आना पसंद नहीं करता है, तो यात्री तो बहुत दूर की बात है। यही हाल इस बंगाली टोला गली का है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन गलियों को तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा वक्त से पहले इन्हें उखाड़ दिया गया, लेकिन तब से वे जस की तस हैं। 6 महीने साल भर से जो है खोदा हुआ है गली, और इतना मतलब कि जो है हम लोग को धंधा करने में असमर्थ हो गए हैं कि हम लोग एकदम रोजी रोटी के लिए एकदम हो गए मोहताज हैं। और जो है यहाँ के जो है ठेकेदार, यहाँ के जो बनाने वाले हैं, आए दिन गली को खोदते रहते हैं और आए दिन लोग गिर पड़ रहे हैं। यहाँ पर गली कुची में जो है गड्ढा इस तरह से खोदा हुआ है, चलना दुश्वार हो गया आदमी का। यहाँ बीच सड़क पर सीवर का पानी है। ये मंडुआडीह से मढ़ौली जाने वाले 80 फीट रोड का हाल है। तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ सीवर का पानी लगा हुआ है। विगत 3 बरस से जो है परेशानियाँ आ रही हैं, और PWD के जितने भी अधिकारी हैं इस रास्ते से गुजरते हैं, उनसे बराबर हम लोग वार्तालाप होती है। वार्तालाप के दौरान ये कहते हैं कि इस समय जो है बजट नहीं है, तो कोरोना कार्यकाल में कोई में खाली नाम है कि स्मार्ट सिटी हो रहा है। स्मार्ट सिटी मतलब कुछ नहीं, हमारे निगाह में तो कुछ नहीं है। नगर निगम के PRO इन समस्याओं पर बड़ी सहजता से कहते हैं कि यह जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जहाँ तक मोड़ैला का प्रश्न है, आपको बताना चाहूँगा कि इसकी भी जांच हमारे जलकल के GM साहब ने की है, और वहाँ पे 20 चेंबर है सीवर के, जो कि उससे निकल करके, और वो एक बड़ा नाला है जिसमें जाकर के मिलता है। सीवर की सफाई का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है, और इसके बाद ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर ये सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। और जो गंगा नदी के पास जो हेरिटेज का जो क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी जो गलियाँ थी काफ़ी जर्जर थी, पुरानी थी, उन सब पे कार्य किया जा रहा है। और जो हमारा टारगेट है इसे पूर्ण करने का, अक्टूबर 2021 तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, और फिर वहाँ के लोगों को राहत मिल जाएगी। यह सारी समस्या कोई 2-4 दिन की नहीं है, बल्कि सालों से है। बावजूद इसके यह ठीक नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में स्मार्ट सिटी का काम कैसा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं,
इसके लिए वो हजारों करोड़ रुपए की योजना और परियोजना भी बनारस भेज रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनके इस मंसूबे को अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर समझ जाते तो महीनों से इस तरह सीवर का पानी सड़कों पर न बह रहा होता। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है सियासत की खबरें। चुनावी उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें हैं तो बीएसपी ने किया है ब्राह्मण सम्मेलन। अयोध्या में आज हुए बीएसपी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन में मन से जय श्री राम के नारे लगे और ऐलान हुआ कि जिस राम मंदिर की नींव भी बीजेपी सरकार नहीं पूरी कर सकी है, उस मंदिर का काम मायावती सरकार पूरा करेगी। सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस सरकार के दौरान 400 ब्राह्मणों की हत्या की गई है और कभी उन्हें शूट आउट में मारा गया है तो कभी उनकी गाड़ी पलटाई गई है। अगर वे बीएसपी के साथ आ जाएं तो उनकी सरकार बन जाएगी। जय श्री राम, रामचंद्र की। बीएसपी के इतिहास में पहली बार उनके मंच से जय श्री राम के नारे लगे और सतीश मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में होने की वजह से बीजेपी के लोग मंदिर की नींव भी पूरी नहीं कर सके। मायावती सरकार आएगी तो राम मंदिर बहुत जल्द पूरा होगा। इतना भव्य स्मारक, इतना भव्य जो लखनऊ सब लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके तैयार करके शुरू कर दिया। यहां 1 साल हो गए, नींव ही नहीं आई ऊपर तक। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इनका असली चेहरा पहचानिए। जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम है। सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आने के बाद यूपी में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। कभी उन्हें शूट आउट में मारा जाता है तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। इनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया, फिर सरयू के किनारे आरती की और सरयू में दुग्धाभिषेक भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास दुबे कांड में एक 16.5 साल की बेकसूर ब्राह्मण बच्ची खुशी दुबे को सरकार ने 1 साल से बंद कर रखा है, वो उसका मुकदमा लड़ेंगे। 2 तारीख को हादसा हो गया और 2 तारीख के हादसे में यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के ब्राह्मण मंत्री सरकार में सिर्फ गुलदस्ते का काम करते हैं। जब ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है तो उनकी ड्यूटी उसे सही ठहराने के लिए लगाई जाती है। हालांकि मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया। ब्राह्मण समाज के 15 से ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया। उन्होंने 35 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को चेयरमैन और मंत्री का दर्जा देकर के बनाया। 15 से ज्यादा एमएलसी बनाए ब्राह्मण समाज के, और तो और उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बनाने का काम किया, ब्राह्मण समाज को सम्मान देने के लिए। चुनाव के पहले बीएसपी को यह एहसास हुआ है कि उसका अपना वोट बैंक उसके साथ मौजूद है। ऐसे में वो अपने दलित बैकवर्ड नैरेटिव के साथ बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को भी जोड़ना चाहती है अपने वोट के बेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और उत्तर प्रदेश में 5 से 7 नए मंत्री बनने की सुगबुगाहट है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली में बड़े नेताओं से मिले हैं और सूत्रों के अनुसार उनकी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री के यूपी दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है, ये बताया जा रहा है। और पंजाब की सियासत, नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल ली है। इस मौके पर सिद्धू ने संबोधित करते हुए कहा है कि आज पूरे पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधान बन गए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा कि मिलकर काम करेंगे और इससे पहले पंजाब भवन में दोनों ने मिलकर चाय पी थी। यहां की सियासत पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अक्षय डोगरे। इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं और आज आखिरकार वो मीटिंग हुई जिसका पंजाब कांग्रेस को बेसब्री से इंतजार था। तकरीबन 4 महीने बाद आज आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक मीटिंग हुई। सबसे पहले वो चाय पर मिले, जिसका न्योता उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल दिया था और उसके बाद पंजाब कांग्रेस भवन में वो समारोह हुआ जिसका इनविटेशन सिद्धू ने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया था। लेकिन क्या इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां दूर हो चुकी है या फिर अभी भी कुछ अनबन मौजूद है? इसके संकेत मिले उसी समारोह से जहां पर सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के सुनील जाखड़, जब उन्होंने अपनी अपनी स्पीच दी, अपना अपना भाषण दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से अनबन के कुछ संकेत मिले। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो अपनी बात करते करते जहां उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू जो अध्यक्ष है और बाकी 4 वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनको बधाई दी, तो उन्होंने ये भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का अब सबसे बड़ा काम ये है कि वो पार्टी को मजबूत करे क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और तालिबान के साथ अब कश्मीर में आने की कोशिश करेगा, कश्मीर को परेशान करने की कोशिश करेगा, जिसका फिर एक तरह से नुकसान या फिर जिसका एक तरह से जिससे समस्या पंजाबियों को भी हो सकती है, पंजाब को भी होगी। तो ये पंजाब का मुद्दा उठाकर इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का जो पास्ट है उसको याद दिलाने की कोशिश करी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर ये आरोप लगते आए कि पाकिस्तान को लेकर उनका रुख थोड़ा नरम रहा है। इसके बदले जब नवजोत सिंह सिद्धू भाषण देने के लिए आए तो पहली बात तो उन्होंने ये कही कि सबसे पहले वो पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, सब लोगों का साथ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वही सारे मुद्दे दोबारा उठाए जिसके कारण जिस ट्वीट के कारण उनसे माफ़ी मांगने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए सवाल अब यही आकर खड़ा होता है कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, कि क्या पूरी पार्टी एकजुट है या फिर अभी भी कुछ ना कुछ दरारें बनी हुई है। सभी लोग एक ही बात को मानते हैं कि हाईकमान की बात मानी जाएगी और फैसला क्या लिया जाएगा या उसको भी लेकर एक दूसरी दरार पनपने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की सियासत में गाय और गौशाला बड़ा मुद्दा है। चुनाव आते हैं तो ऐलान होते ही हैं, लेकिन हकीकत में बेजुबान पर चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। बीजेपी के लिए तो गाय मुद्दा है ही। कांग्रेस ने भी सारी प्राथमिकताओं को परे रख मॉडल गौशाला योजना बनाई थी। अब शिवराज सरकार ने तिजोरी खोली थी, लेकिन अब गायों के खिलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। रतलाम जिले की ये गौशाला कांग्रेस सरकार के वक्त बनी मॉडल गौशाला है। इस तरह की गौशालाओं को पूरे राज्य में बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन इससे पहले कि लक्ष्य पूरा होता सरकार चली गई। बीजेपी सत्ता में आई, गौशाला को शुरुआती कुछ महीनों के लिए चारा भत्ते के रूप में प्रति गाय 20 रुपए मिलते थे, लेकिन अब वो बंद है। बिजली नहीं है, गायों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है। गौशाला में 180 गायें हैं। प्रशासन का कहना है संचालकों को बजट का उपाय बताया है, उन्हें भी काम करना होगा। संचालन उन्होंने लिया है, अब उन्होंने वो नहीं बताया या जो भी रहा वो अलग बात है। एक और शासन ने उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट के लिए एक 4 लाख की लागत से एक पूरा शेड तैयार कर दिया। अब वो चाहते हैं कि केवल हमको सीधा मिल जाए। सिर्फ मॉडल गौशालाएं ही नहीं, धार के बदनावर में 100 साल पुरानी लक्ष्मी गौशाला भी मदद की आस में है। कई गायों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन का कहना है बीमार गायों की जांच के लिए नियमित रूप से डॉक्टर को भेजा जा रहा है। गायों का
मालूम चला था कि कुछ गायें बीमार हो रही हैं और उनकी डेथ हो रही है। तो डॉक्टर टीम भी लेके गया था मैं। उस डॉक्टर टीम से मैंने पूरा जांच वाँच करवाई, जो गायें बीमार थी उन पर बोतल वोटल भी चढ़वाई, सारी चीज़ें। इसके बाद वहाँ डॉक्टर की परमानेंट ड्यूटी भी लगा दी। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर मुखर है, कह रही है सरकार चुनावों के दौरान गायों को चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। वहीं सरकार का कहना है कांग्रेस का मॉडल दोषपूर्ण था, इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं। आंख में आंसू आ जाएं। बदनावर की उदाहरण देता हूँ। बदनावर में एक गौशाला है, गायों के ऊपर कीड़े हैं, हजारों लाखों की तादाद में एक एक गाय पे कीड़े हैं। मतलब इतनी बुरी दुर्दशा। मैं कहता हूँ कि भाजपा को धर्म और गाय माता के नाम पर राजनीति करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार में जो भी काम शुरू हुए वो केवल रस्म अदायगी थी। हम तो पहले से कहते आए थे कि इस तरह से केवल व्यापारियों को और कुछ चंद सेठों को बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए यदि गौ संरक्षण की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन जो पूर्णतः सेवा का कार्य होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। कमलनाथ के सेठ दोस्तों को किसी तरह बिजनेस मॉड्यूल में उतारना था और उसी कारण ये सब जो भी प्रकल्प शुरू है उनकी स्थिति बस से बदतर हुई है, पर हम कटिबद्ध हैं। वैसे ये बात हमने आपको बताई थी कि कैसे इस सरकारी कटिबद्धता के लिए बीजेपी की सरकार ने प्रति गाय 1 रुपये 60 पैसे का भारी भरकम बजट रखा था और इसमें मिलता क्या है। भाई साहब, ये 1 रुपये 60 पैसे का चारा दे देंगे? ये कितने का है? नहीं भैया, 5 रुपये गोला जाता है। 5 रुपये का एक गोला है ये 5, लेकिन 5 रुपये का, ये 5 रुपये का। हाँ। तो 1 रुपये 60 पैसे का इसमें से कुछ आएगा? नहीं, कुछ नहीं आता 1 रुपये 60 पैसे का। आपका शुभ नाम? अब रामेश्वर मीना, गायत्री मंदिर। इन सब के बीच साल 2019-20 में 1004 गौशालाएं स्वीकृत की गई, जिसमें से 963 गौशालाओं का निर्माण पूरा हो गया है। 2020-21 में 2365 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में देश की पहली गौ कैबिनेट भी है। हालांकि इसकी बैठकें कितनी हुई इस बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि पिछले साल दिसंबर में जब देश के पहले गौ अभयारण्य में मंत्रिमंडल के सदस्य वहां बैठक के लिए गए तो लगभग 4000 गौवंश में 21 स्वस्थ गायों को पूजा के लिए ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादातर बीमार थीं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। एक तरफ आतंकियों को मात दी जा रही है तो ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल पर विराम लगाना है। अखनूर में सेना ने एक विशाल पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के साथ पुलिस ने 5 किलो IED बरामद किया है। पाकिस्तान का नया हथियार जो आजकल वो खूब इस्तेमाल कर रहा है, इस बार इसे अखनूर के कानाचक इलाके में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सेना ने AK-47 का इस्तेमाल किया, तब इस ड्रोन को गिराया जा सका। ये मामूली ड्रोन नहीं था। इसकी लंबाई करीब 6 फुट थी और वजन 17 किलो था। इसमें 5 किलो IED आतंकियों की मदद के लिए लाया गया था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये ड्रोन चीन में बना है और इसके कुछ पार्ट ताइवान में भी बने हैं। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के जरिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। जिस वक्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, GPS लगा हुआ है, उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे इस्लामाबादी और खालिस्तानी आतंकी समूहों ने इन दिनों ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके जरिए वे खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में अपने आतंकी नेटवर्क को हथियारों, विस्फोटक और गोला बारूद पहुंचाने की कोशिश में हैं। शक है कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहता है।
पिछले दिनों में कई बार जम्मू में कई ड्रोन स्पॉट किए गए। उधर सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक आतंकी फयाज नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों और हत्याओं में शामिल था। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे आपको बताएंगे पिंक बूथ्स क्या हैं। जम्मू कश्मीर में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टीका लगे, इसके लिए हो रहे हैं प्रयास। जम्मू कश्मीर में 18 और 45 साल से ज्यादा के तकरीबन 57 लाख लोगों को अब तक कोरोना से बचाने के लिए टीका लगवाया है, लेकिन इनमें से महिलाओं की संख्या महज 42% ही है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीका लगे और इसके केंद्र बने, इसके लिए एक नई पहल शुरू की गई है, पिंक वैक्सीनेशन बूथ, जिसके नतीजे भी फिलहाल अच्छे ही दिख रहे हैं। उधमपुर जिले में सिर्फ महिलाओं को कोरोना का टीका लगाने के लिए बना ये वैक्सीनेशन सेंटर। कहा जा रहा है कि पिंक वैक्सीनेशन बूथ में महिलाएं ज्यादा सहज महसूस कर रही हैं। आज मैंने यहाँ अपनी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज करवाई है। पहले कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मैं नहीं करवा पाई थी, लेकिन अब मैंने अपनी फर्स्ट डोज यहाँ पे ली है। पहले फीमेल्स के मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी कि हम अकेले जाएंगे, रश होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इस पहल का श्रेय उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंदु छिप को दिया जा रहा है, जिनका कहना है कि एक महिला होने की वजह से उनको पता है कि महिलाओं को टीका लगवाने के लिए जाने पर कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलग बूथ की वजह से महिलाओं में टीके को लेकर जो हिचक थी वो भी कम हो रही है। वैक्सीनेशन की लाइंस में बड़ी परेशानी आती थी। औरतों को हम देखते थे, उनको बच्चों के साथ या प्रेगनेंसी में या परेशानी में बहुत दिक्कत होती थी, बैठना उठना मुश्किल होता था। एंड सेकेंडली, बीइंग अ फीमेल, आई अंडरस्टैंड दैट गोइंग फॉर अ वैक्सीनेशन मीन्स अ लॉट, बिकॉज वहां जाके भी अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। ये सब चीजें सोच के हमारी एक टीम की ऑफिसर ने हमें सजेस्ट किया कि मैम हम अलग से बूथ बनाते हैं औरतों के लिए, और शी इज ऑल्सो अ फीमेल ऑफिसर। जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य है जहां बारामूला जिले के सीमावर्ती बोनियार ब्लॉक में सबसे पहले घर घर जाकर वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। महिलाओं के लिए पिंक बूथ इसके बाद दूसरी बड़ी पहल है, लेकिन इसकी कामयाबी वैक्सीन की सप्लाई पर भी निर्भर करती है। साफ बात है, उधमपुर ने एक रास्ता दिखाया कि वैक्सीनेशन में जेंडर केयर को किस तरह कम किया जा सकता है। एक महिला अफसर ने महिलाओं की परेशानियां समझकर पिंक बूथ शुरू किए। क्या यही मॉडल जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों में शुरू किया जा सकता है? क्या इससे मुल्क के दूसरे रियासतों में शुरू किया जा सकता है? श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।